हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रम यानी पोषण का क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे क्लास में हम जैव प्रक्रम का थ्योरी क्लास पूरा देख चुके थे, तो आज इसका पूरा क्लास हम ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, स्वपोषी पोषण कहते किसको है? तो ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण कौन करता है? तो हरा पेड़ पौधा। अब देखिए, तो इसमें क्या होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी जरूरी है, आपका क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य प्रकाश भी जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपका दूसरा नंबर सवाल कहता है कि हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि है। अभी तुरंत बताए थे कि हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है? स्वपोषी पोषण की विधि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण। यानी ना इसमें मृत जीवी होता है, ना मृत पोषी होता है, ना प्राणी संभोजी होता है। क्या होता है? स्वपोषी पोषण। फिर तीसरा सवाल है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख गुहा में, यानी मुख में भोजन को दांत के माध्यम से चबाते हैं, ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय से होते हुए भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत के तीसरा भाग यानी इलियम में। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत का विभाग क्या है आपका? तो छोटी आंत का विभाग है आपका इलियम। इसी में भोजन का पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत का तीन भाग होता है, ड्यूटेनम, जेजुनम और क्या होता है आपका? इलियम। तो इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और वहां पर अवशोषण भी हो जाता है। और जो भोजन का जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इलियम करता है, उसको लेकर लीवर को दे देता है और लीवर ब्लड में क्या करता है? पचे हुए भोजन को मिला देता है। चलिए फिर आगे आपका चौथा प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से किसका निर्माण होता है। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से किसका निर्माण होता है? खनिज लवण का निर्माण होता है? बिल्कुल नहीं होता है। दूध का निर्माण नहीं होता है, इसका भी निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण होता है? तो आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर आपका पांचवा सवाल कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी पोषण नहीं होगा, प्राणी संपोषण नहीं होगा, आपका जो मृतजीवी पोषण नहीं होगा, परजीवी पोषण मृतजीवी पोषण होगा, परजीवी पोषण नहीं होगा। चलिए आगे है छठा सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अगर नहीं भी रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से कौन सा पदार्थ, देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, जल भी अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, क्लोरोफिल भी नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। लेकिन क्या रहेगा? ऑक्सीजन यदि नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसा पौधा जो अपना भोजन सड़ा गला यानी मृत जीवों से प्राप्त करता है, तो उसको हम कौन सा पोषण कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे मृत जीवी पोषण। कौन सा पोषण कहेंगे? मृत जीवी पोषण। चलिए 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। फिर 8वां सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक निम्न में से कौन है। यानी प्रकाश संश्लेषी ऐसा अंगक जो प्रकाश को क्या करता है? अपने उसको संश्लेषण का काम करता है, यानी उसको अपने अंदर रखने का काम करता है। तो कौन सा काम यहाँ पर होगा अंगक? देखिएगा, स्टोमाटा होगा? नहीं होगा। जड़ होगा? नहीं होगा। देखिए पत्ती भी होगा और हरित लवक भी होगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में दो गया, तो दोनों कैसे होगा? तो एक ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा हरित लवक। यदि ऑप्शन में हरित लवक है तब हरित लवक होगा, नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन में पत्ती। पत्ती यदि है तो पत्ती होगा, दोनों है तो हरित लवक आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरित लवक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरित लवक हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होती है। यानी कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होता। देखिए ऑक्सीजन का मुक्त होना, क्या ऑक्सीजन मुक्त होता है? बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और पानी टूटता है? बिल्कुल पानी टूटता है। जल क्या होता है? टूटता है यहाँ पर, यानी जल क्या होता है?
है H2O जो है आपका जल, H2O क्या होता है, टूट जाता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कौन सी पूछा है, नहीं होता है, नहीं पूछा है तो नहीं का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03%, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बताइए नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो नाइट्रोजन होता है 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा होता है आपका 21%, और भी सारा तत्व होता है। फिर आगे है 11 नंबर सवाल कि अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है। यानी अमीबा में जो भोजन करता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद के माध्यम से। अब कहेगा कूटपाद क्या होता है, तो देख लीजिएगा यहां से, जैसे देखिए अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, अमीबा का क्या होता है, कोई आकार फिक्स नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, यानी मान लीजिए कि यहाँ इसका भोजन है अमीबा का, तो यहाँ इसका भोजन यह क्या करेगा, या इधर से अपना ये बढ़ाएगा और इधर से अपना ये इस भाग को बढ़ाएगा, और इधर से क्या करेगा, इस भोजन को बीच में क्या करता है, इसको घेर लेता है, और भोजन को घेरने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जो भाग यहाँ से बढ़ाया है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, इसी भाग को हम कूटपाद कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। चलिए 12 नंबर सवाल है आपका यहाँ से कि ग्रहणी इनमें से किसका भाग है, यानी ग्रहणी, तो ग्रहणी इनमें से किसका भाग है, तो ग्रहणी है, देखिए आपको बताए थे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ग्रहणी या ड्यूडेनम, जेजूनम और क्या होता है, इलियम। तो ग्रहणी किसका भाग है आपका, छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न आपका 13 नंबर कि ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है, यानी जो ग्रसनी है वो ग्रास नली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसको देखिएगा आपका क्या होगा, कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार, या क्या होगा, कोई नहीं। देखिए किस द्वारा जुड़ा रहता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार के माध्यम से जुड़ा रहता है। किस द्वार के माध्यम से जुड़ा रहता है, आपका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका निगल द्वार होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, जुड़ा रहता है। फिर आगे निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। देखिएगा तो लार में कौन सा पाया जाता है, टाइलिन होगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्या होगा। देखिए पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को किस में बदलता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को यह बदल देगा पेप्टोन में। अब देखिए आपका जो यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन को बदल देगा पेप्टाइड में। किस में बदल देगा, तो पेप्टाइड्स में। किस में बदल देगा, पेप्टाइड्स में। तो आपका जो टाइलिन है, एक टाइलिन पाया जाता है मुख गुहा में। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए पेप्सिन पाया जाता है अमाशय में, ट्रिप्सिन पाया जाता है आपका अग्नाशय में। चलिए 15 नंबर सवाल है आपका यहाँ से कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पित्त रस में पाया जाता है। देखिए बिलिन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बिलिरुबिन पाया जाता है, नहीं। क्या है, बिमलडीन है, नहीं। देखिए एंजाइम इसमें पाया ही नहीं जाता है। पित्त एक प्रकार का एंजाइम है ही नहीं, तो पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिए पित्त में आपका बिलिरुबिन और ये दोनों पाया जाता है, लेकिन ये दोनों क्या है, तो ये दोनों एक प्रकार का लवक है। ये दोनों एक प्रकार का क्या है आपका, तो लवक है, समझे। तो इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम, देखिए पित्त भोजन का तो पाचन करने में सहायक होता है, यानी जो अम्लीय पदार्थ, जो अम्लीय कण जो छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने से पहले क्या करता है, उसको क्षारीय चाहिए छोटी आंत को। तो क्या करता है कि पित्त इसमें क्या करता है, अम्लीय में अपना क्षार मिला देता है, यानी पित्त रस को मिला देता है, तो भोजन क्या बन जाता है, भोजन क्षारीय हो जाता है। इसी कारण पित्तरस एक एंजाइम नहीं है, लेकिन भोजन के पाचन में मदद करता है। आगे प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, अक्ल दंत क्या है, यानी अक्ल दांत। अक्ल दांत किसको कहते हैं, देखिए अक्ल दंत 24 से 25 साल की अवस्था में आता है। कितने वर्ष की अवस्था में आता है, तो 24 से लेकर
25 वर्ष की अवस्था में यह दांत आता है और आपका ये मोलर का भाग होता है। किसका भाग होता है? मोलर। मोलर में भी तीसरा मोलर होता है। कौन सा मोलर होता है? तीसरा मोलर होता है, समझे। आपका देखिए इंसाइजर आगे वाला भाग होता है, कैनाइन आपका स्टेप वाला जो दांत का होता है ये भाग होता है, और आपका क्या होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर आपका इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इसका अक्ल दंत कौन है? मोलर। मोलर में भी कौन सा मोलर होगा? तो तीसरा मोलर होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आता है, यानी पाचक जो एंजाइम है वह किस श्रेणी में आता है। देखिए ऑक्सीडेज में आता है, हाइड्रोलेज में आता है, प्रोएक्टिवेज में आता है, और आपका ग्लाइकोसाइडेज में आता है। तो किसमें आता है? इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, यानी आपका होता है हाइड्रोलेज में आता है। फिर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि जठर ग्रंथियों की अम्लजन कोशिकाएं, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल, क्या स्रावित करता है, यानी जठर ग्रंथि की अम्लजन कोशिकाएं क्या निकालती है? अम्ल है तो अम्ल का स्राव करेगा। देखिए यहाँ पर अम्ल की चर्चा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर HCl है कि नहीं, HCl एक प्रकार का क्या है? तो HCl एक प्रकार का अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका यहां से देखिएगा 19 नंबर, स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, यानी स्टार्च। देखिए स्टार्ची को हम क्या कहते हैं? मंड। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। गांव घर की भाषा में क्या कहते हैं? इसी को चोकर। गांव घर की भाषा में क्या कहते हैं? चोकर। देखिए स्टार्च का जो मल्टोज के रूप में परिवर्तित, यानी इसको मल्टोज के रूप में बदलता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डाइस्टेज होगा, इन्वर्टेज होगा, जाइमेन होगा, लाइपेज होगा। क्या होगा? लाइपेज नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? डाइस्टेज होगा। क्या होगा? डाइस्टेज। देखिए लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। फिर आपका है 20 नंबर सवाल आगे कि ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पाई जाती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पाई जाती है? ग्रासनली, इलियम, ड्यूडेनम, अमाशय। क्या होगा? देखिएगा इसका जो आंसर होगा आपका ड्यूडेनम होगा। क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत का ड्यूडेनम। ये छोटी आंत का प्रथम भाग होता है ड्यूडेनम। ये किसका भाग होता है? आपका छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडेनम। फिर देखिएगा आगे प्रश्न है 21 नंबर कि मनुष्य के जिह्वा पर स्वाद कलिका कितने तरह के विकसित होते हैं, यानी मनुष्य के जिह्वा पर स्वाद कलिका कितने तरह के विकसित होते हैं? 2 तरह के, 4 तरह के, 3 तरह के, 1 तरह के। कितने तरह के विकसित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 तरह के, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है 22 नंबर, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं? बताइए कितने जोड़े दांत होते हैं? देखिए जबड़ा अगर कहिएगा, देखिए जबड़ा आपका ये भाग होता है, एक ये भाग इसको ऐसे अगर आप कीजिएगा आगे तो ऊपर में होता है 16 दांत और बीच में कितना होता है? 16 दांत। तो पूछा है कितने जोड़े दांत होते हैं, तो प्रत्येक जबड़ा में, तो प्रत्येक जबड़ा में कितने जोड़े दांत होते हैं? 8 जोड़े दांत, यानी 8 को इस साइड होगा, 8 को इस साइड, तो 16 हुआ कि नहीं? तो 8 जोड़ा यानी कितना हो गया? संख्या में 16, और इधर से होगा 8 जोड़ा, तो संख्या में कितना हो गया? 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर 23 नंबर कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं, यानी भेदक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैनाइन। तो इसकी संख्या कितनी होती है? भेदक की संख्या देखिएगा, भेदक जो दांत होता है आपका 2 इस जबड़ा में होता है, ऊपर की जबड़ा में, और 2 होता है नीचे की जबड़ा में। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी संख्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा दांत का जो प्रकार होता है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, दांत का जो प्रकार होता है वो दांत होता है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दांत होता है आपका 4 प्रकार का। देख लीजिएगा दांत आपका 4 प्रकार का होता है। देखिएगा सबसे पहला आपका जो प्रकार होता है ये आपका होता है इंसाइजर। क्या होता है आपका? इंसाइजर। और इसकी संख्या कितनी होती है? इंसाइजर की संख्या, इसकी कुल संख्या होती है 8। दूसरा आपका होता है कैनाइन। कैनाइन दांत की संख्या कितनी होती है? 4। ये हो गया आपका दूसरा प्रकार। और तीसरा जो आपका प्रकार होता है वो तीसरा प्रकार आपका होता है, यहां से देख लीजिएगा इसको आगे, तीसरा आपका प्रकार होता है यहां से दांत का प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या होती है 8। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8। और चौथा जो आपका होता है मोलर,
तो दांत की जो चौथा भाग होता है वो होता है आपका मोलर, और मोलर की संख्या कितनी होती है देखिएगा, 3 गो मोलर आपका इस जबड़ा में, 3 गो मोलर इस जबड़ा में, 3 3 कितना हो गया 6, 3 गो इधर और 3 गो इधर, 6 6 कितना हो गया 12। तो प्री मोलर की कुल संख्या कितनी हो जाती है 12 हो जाती है। तो आप लोग इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपका आगे 25 नंबर सवाल कहता है कि निम्न विकल्पों में किस विकल्प का मुख्य रूप से पाचन अमाशय में होता है। मतलब इस चारों तत्वों में से ऐसा कौन तत्व है जिसका मेन रूप से पाचन क्या होता है, तो अमाशय में होता है। किसमें होता है, अमाशय में। देखिएगा बसा का पाचन अमाशय में नहीं होता है, विटामिन का भी पाचन अमाशय में नहीं होता है, शर्करा का भी पाचन अमाशय में नहीं होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन। यानी देखिए एक हार्मोन एक एंजाइम रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, एंजाइम। देखिए एक पेप्सिन नामक एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा नामक, पेप्सिन नामक एंजाइम। यह पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम, आपका जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, देखिएगा इसका क्या काम है, यह प्रोटीन को किसमें बदल देता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में। फिर 26 नंबर सवाल है, अमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था कितने पीएच पर होती है। अच्छा आप बताइए, यदि अमाशय में अम्लीय जो अवस्था होता है, अगर पीएच मान आप लोग निकालिएगा, देखिएगा एक आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 से ऊपर जितना भी जाएंगे, तो 7 से ऊपर मान लीजिए 8 होगा, 9 होगा, इसके बाद 9 दशमलव कुछ होगा, कि 14 तक जाता है। फिर इधर आप आइएगा तो इधर 6 होगा, इधर 5 होगा, ये आपका लास्ट जाता है 0 तक। तो अब इसको आप बताइए कि 7 पर किसी कोई भी चीज क्या होता है, आपका उदासीन हो जाता है। कोई भी चीज क्या हो जाता है, उदासीन। और इधर आगे बढ़ेंगे 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज का पीएच मान अगर होगा तो उसको कहेंगे क्षारीय, और किसी भी चीज का यदि 7 से कम होगा तो उसका पीएच मान उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अम्लीय। तो आप बताइए कि सबसे कम अम्ल 0, सबसे अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसा दो पदार्थ लीजिए जिसका पीएच मान 5 है और जिसका पीएच मान 0 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय 0 वाला होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो अमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था में कितने पीएच पर होगा, तो 0.5 से 1.5 पीएच पर। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है। तो आहार नाल का सबसे लंबा रचना कौन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, यकृत, क्या होता है। देखिए ना बड़ी आंत होगा, ना यकृत होगा, ना अमाशय। यकृत होता है सबसे क्या होता है, इस सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत। यकृत क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। तो देखिए क्वेश्चन आ गया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताएं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो आपका यकृत होगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अग्नाशय होता है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सी होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। फिर आगे 29वां नंबर प्रश्न कि भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है। मतलब जो शाकाहारी जंतु है वो मांसाहारी जंतु की तुलना में उसका जो आहार नाल होता है वो क्या होता है, लंबा टाइप से होता है। तो किसके कारण होता है, तो सेल्यूलोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आप 30 नंबर क्वेश्चन कि पाचन तंत्र के किस रचना से एंजाइम पैदा नहीं होता है। मतलब ऐसा कौन सा रचना है जिससे एंजाइम नहीं निकलता है, बताइए। तो क्या अमाशय में एंजाइम का निर्माण होगा, यकृत में होता है, लार ग्रंथि में होता है, अग्नाशय में होता है, नहीं होता। देखिए यकृत में एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, अमाशय में होता है, इसमें अग्नाशय में भी होता है, लार ग्रंथि में भी क्या होता है, लेकिन यकृत में नहीं होता। देखिए यकृत में निर्माण होता है पित्तरस का। यकृत में किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, यानी पित्त रस का। और पित्त रस किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। पाचन में भूमिका तो निभाएगा पित्तरस, लेकिन एंजाइम किसी भी प्रकार का नहीं है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे अगला सवाल कि निम्न में से कौन अग्नाशय से पैदा नहीं होता है। मतलब पूछा गया सवाल है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से उत्पन्न नहीं होता है। देखिएगा अग्नाशय से लाइपेज होता है, लाइपेज अग्नाशय से होगा, ट्रिप्सिन भी अग्नाशय से होगा, क्या होगा आपका एमाइलेज भी होगा, लेकिन क्या होगा, टाइलिन नहीं होगा। टाइलिन एक प्रकार का लार है जो मुख गुहा से होता है। देखिएगा यहां से देखिए अग्नाशय से क्या क्या पैदा होता है, सबसे पहले इसको लिखिएगा, आपका होता है लाइपेज। क्या होता है अग्नाशय से, लाइपेज। लाइपेज के बाद होगा एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। और क्या होगा आपका, तो यहां पर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा,
ट्रिप्सिन। लेकिन आपका जो टाइलिन है ये एक प्रकार का एंजाइम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा 31 का सी। चलिए इसको मिटा देते हैं, देखिएगा इसको। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है 32 नंबर प्रश्न कि छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है। मतलब छोटी आंत में जो लैक्टियल है किस अंग में भोजन का अवशोषण होता है। देखिए यदि इलियम रहता आंसर तो इलियम होता, लेकिन यहाँ पर लैक्टियल में किस अवयव का अवशोषण होता है, तो फैटी अम्ल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, फैटी अम्ल का अवशोषण होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे आपका 3 और प्रश्न देखिएगा। ऐसे 33 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। मतलब मनुष्य का जो आहार नाल है वो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। देखिएगा यकृत में प्रोटीन का पाचन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन होता है, नहीं होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और अमाशय और छोटी आंत दोनों में प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ अमाशय आंसर नहीं होगा, यहाँ पर अगर दोनों है तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा। यानी अमाशय में भी प्रोटीन का पाचन होता है और छोटी आंत में भी प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर डी हो जाएगा। फिर आगे है आपका 34 नंबर सवाल कि बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग से जुटा है, यानी जुटा रहता है। आपका जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स को अवशेषी अंग कहते हैं। मतलब अब शरीर में अपेंडिक्स का कोई जरूरी नहीं है, समझे। लेकिन ये जो जुड़ा होता है या अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहां से जुड़ा होता है, तो मलाशय से जुड़ा होता है, नहीं। कोलोन से जुड़ा होता है, नहीं। रेक्टम से जुड़ा होता है, नहीं। मलाशय और रेक्टम से नहीं होगा, कोलोन से भी नहीं। सीकम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सीकम से जुड़ा होता है। फिर आपका लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिएगा और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, चैप्टर नंबर 2 श्वसन। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। अगर आपको याद होगा तो देखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, देखिएगा यहाँ से 5 नंबर प्रश्न था, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी पोषण। तो वही यहाँ पर आपका आया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी पोषण पाया जाता है। 34 का आंसर डी था, तो इसका आंसर क्या था, आपका डी था। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।